अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है ना बात करनी है कि पीएचपी की लैंग्वेज की दो हवालों से बात करनी है। एक तो ये कि ये एक इसकी डिमांड क्या है, ठीक है, मतलब हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझे कहते हैं कि भाई पीएचपी की जैसे डिमांड नहीं है और जो जावास्क्रिप्ट है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो भाई जावास्क्रिप्ट की अपनी डिमांड है और पीएचपी की अपनी डिमांड है, ठीक है। तो कभी भी ये ना समझा करें कि भाई ये चीज़ें जो है ना ये ख़त्म हो गई हैं, ख़त्म नहीं हुई, इसकी भी बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जैसे मैं आपको मतलब सिर्फ कहने की बजाय मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पीएचपी, ठीक है, आप सिटी यहाँ पे कोई चूज़ कर लें, या बेहतर है कि सिटी पे भी हम चूज़ ना करें तो बेहतर है, यानी हम यहाँ पे सिटी भी चूज़ नहीं करते ताकि हम पूरे पाकिस्तान में देख सकें। अगर रोजी रोड पी के पाकिस्तान में सबसे पॉपुलर वेबसाइट है जॉब्स की, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि पीएचपी की जो जॉब्स हैं ये हैं कि नहीं है, कितनी है, क्या हिसाब किताब है इसका, ठीक है। जैसे मैंने सर्च किया पीएचपी का लफ्ज़, तो ये वो जॉब्स हैं जिसमें पीएचपी की स्किल चाहिए। तो देखें आप, पीएचपी डेवलपर के टाइटल से सीनियर पीएचपी डेवलपर, लारावेल डेवलपर, फुल स्टैक पीएचपी डेवलपर, वर्डप्रेस डेवलपर, क्योंकि वर्डप्रेस जो है ये भी पीएचपी में बना हुआ है ना, तो पीएचपी के जो डेवलपर्स हैं वो वर्डप्रेस पे भी काम करते हैं। सीनियर पीएचपी लारावेल डेवलपर, तो डिफरेंट टाइटल के साथ जॉब्स आती हैं। तो सिटी में देखें, लाहौर में इस वक्त 62 जॉब्स ओपन है, कराची में 35 है, इस्लामाबाद में 21 है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप सैलरी रेंज भी देखें तो मतलब वो आप थोड़ा खुद भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट मैं एक अंदाज़ा बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप इस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, अगर आप इसमें अच्छी एक्सपर्टीज बिल्ड कर लेते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, हमारी लोकल मार्केट में। जैसे यहाँ पे देखें 30 से 50,000 सैलरी है, ये भी 50,000 तक है, यहाँ पे भी 50,000 तक है। इसी तरह जैसे जैसे जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंगली उसकी सैलरी यहाँ पे देखें 70,000 तक है। आप इसको मजीद सकते हो। कितनी जॉब टोटल आई है देखें, एक पेज पे 20 दिखा रहा है और 7 पेजेस हैं, दैट मीन्स के 7 × 20 तकरीबन 140 जॉब्स जो है वो इसने यहाँ पे लिस्ट करके दिखाई हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो थोड़ा यहाँ पे फिल्टर भी लगा के देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिनिमम सैलरी पे आप फिल्टर लगा दें जी, क्या आप कोई भी फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो उसके मुताबिक फिर जॉब को फिल्टर कर देगा। अब ये वो सारी जॉब वो दिखा रहा है कि जब ये पोस्ट की थी तो वहाँ पे मिनिमम सैलरी एटलीस्ट 1,15,000 जो है वो सेट की थी। तो इसमें भी देखें मतलब थोड़ी नहीं है, ये भी बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे एक हायर सैलरी रेंज के अंदर भी आ रही हैं। इसी तरह दूसरी जॉब है OLX वेबसाइट है जॉब्स वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट लोग। तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं सर्च करता हूँ जनरल कैटेगरी में जाने की बजाय पहले हम जॉब्स की कैटेगरी में चले जाते हैं और यहाँ जाके सर्च करते हैं कि मिसाल के तौर पे PHP। तो देखें PHP की जो जॉब्स हैं वो बता रहा है कि भाई लाहौर पाकिस्तान पंजाब में फर्दर हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। पाकिस्तान लेवल पर जाएंगे तो बता रहा है पंजाब में कितनी है, सिंध में कितनी है। पंजाब में क्लिक कर देंगे तो बता रहा है लाहौर में 21 है। मतलब ये वो OLX पे जिन लोगों ने पोस्ट की है। तो यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा ओवरव्यू लें यानी कि जॉब के टाइटल का, तो ठीक है आपको कुछ हद तक अंदाजा हो जाएगा। जैसे PHP डेवलपर है, यहाँ पे इसका टाइटल मतलब डिफरेंट टाइटल डिफरेंट लोगों ने रखे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पे सैलरी का एस्टिमेशन कर सकते हैं 60,000, 50,000, इसी तरह 60,000 पर मंथ और 40,000, 50,000। मतलब आपको डिफरेंट सैलरी रेंजेस के अंदर जो है ना ये वाली जॉब जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी घर कम नहीं है, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो स्मॉल सैलरी रेंज से लेकर हाई सैलरी रेंज तक यहाँ पे जो है ना वो जैसे यही देखें, जैसे 150 लाख पर मंथ सैलरी के साथ एक जॉब पोस्ट की हुई है, मतलब ये 60,000 पर मंथ की जॉब है। तो मतलब पॉइंट ये है कि आपको जो डिफरेंट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। आप लोगों की बातों में बिल्कुल ना आया करें और बिल्कुल तवज्जो के साथ कंसंट्रेशन के साथ जो चीज़ पिक करें उसके अंदर फुल फिर जान मारा करें, ठीक है। उसके ऊपर अच्छी तरह हार्डवर्क किया करें ताकि आप फुल अच्छे लेवल की जो एक्सपर्टीज़ है वो डेवलप कर पाए। तो जब एक्सपर्ट बन जाएंगे उस चीज़ में, उस लैंग्वेज में, तो फिर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको जॉब मार्केट के वाले से 2 साइट्स बताई हैं। तीसरी वेबसाइट है, ये फ्रीलांसिंग में बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, अपवर्क, ठीक है। मे भी आप लोगों में से कुछ जानते हो। तो यहाँ पे भी हम सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे PHP, तो देखिए वो प्रोजेक्ट जिसमें PHP की स्किल चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि PHP के अलावा कोई और स्किल नहीं चाहिए, हो सकता है कि जैसे PHP के साथ यहाँ पे मतलब वर्डप्रेस की स्किल भी चाहिए, लेकिन वर्डप्रेस में भी तो वही बंदा ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है जिसको PHP के अंदर डेवलपमेंट करनी आती है। देखिए वो जॉब जिसमें PHP की स्किल चाहिए वो 6,068 है, यानी कि इतनी जॉब्स हैं जो इस वक्त ओपन है और इसके ऊपर आप जो है वो मतलब रजिस्टर अगर आप हैं इसके ऊपर तो बिड कर सकते हैं और
इस पे compete कर सकते हैं इंटरनेशनल मतलब जो भी फ्रीलांसर के साथ। इसी तरह एक फ्रेमवर्क है, ये हम कोर्स में देखेंगे बाद में जाके, लारावेल। तो लारावेल भी PHP का फ्रेमवर्क है, तो अगर आपको PHP प्रोग्रामिंग आती है तो लारावेल पे भी काम कर सकते हैं। देखिए इसकी भी 1000+ जॉब्स हैं। इसी तरह एक और आपने नाम सुना होगा वर्डप्रेस का, तो वर्डप्रेस की भी देखें 9931 जॉब्स ओपन है जिसमें वर्डप्रेस की स्किल चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो एक टूल है मैजेंटो के नाम से, ये ई-कॉमर्स स्टोर वगैरह बनाने के काम आता है, बहुत सारी कंपनी को यूज करती हैं। इसकी भी देखें 880 जॉब्स मैजेंटो के ओपन है। तो ये जितने भी मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, ये वो वर्ड्स लिख रहा हूँ जिसमें जो PHP बेस्ड यानी कि टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन के साथ इसको सीखें और अपनी अच्छी एक्सपर्टीज बिल्ड करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने की, जॉब मार्केट में भी और फ्रीलांसिंग वगैरह मार्केट के अंदर भी। तो उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू सा मिल गया होगा कि इसकी जो डिमांड वो है क्या है। सेकंड जो इस लेक्चर में बात करनी है वो हम बात करते हैं कि भाई जो PHP जो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हम देखते हैं कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं, ताकि आपको हम अगली लेक्चर से हम कोडिंग शुरू करेंगे, तो ताकि कोड लिखने से पहले आपको अंदाजा हो कि आपका कोड चल कैसे रहा है। देखिए दो तरह की लैंग्वेज है प्राइमरी तौर पे, एक को हम कहते हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज और दूसरे को कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसको बाद का हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन कंपाइल्ड लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। दूसरी है स्क्रिप्टिंग। कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है, थोड़ा सा फ्लो समझ लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल असेंबली है, C है, C++ है। इसमें होता क्या है, सोर्स कोड होता है, उसको कंपाइलर जो है वो कंपाइल करता है। तो ये जो कंपाइलर की जो आउटपुट है ना, ये मशीन स्पेसिफिक यानी कि आउटपुट जनरेट करता है। यानी कि अगर एक कंपाइलर कंपाइल कर रहा है ना इंटेल के AX86 आर्किटेक्चर के हार्डवेयर के लिए, तो वो उसी मशीन के ऊपर वो वाला जो मशीन कोड कंपाइलर जनरेट करेगा, तो ये मशीन कोड उसी मशीन पे चलेगा, यानी उसी प्रोसेसर पे चलेगा जिस तरह के कंपाइलर ने उसको कंपाइल किया है, ठीक है। यानी कि फर्ज करें अगर इंटेल का जो आर्किटेक्चर है X86, तो उसके लिए कंपाइल किया गया है ये मशीन कोड, तो ये उसी जो प्रोसेसर है उस पर एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे की सिस्टम पर नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका C++ का कोड है, C का कोड है, तो तमाम केसेस में यही होता है कि जो कंपाइलर हैं वो मशीन स्पेसिफिक कोड जनरेट करते हैं, ठीक है। इसमें ये तो हो सकता है कि भी फॉर एग्जांपल एक जो कंपाइलर है यानी कि सोर्स कोड C का ही हो, एक कंपाइलर उसको जो है ना वो विंडोज और X86 आर्किटेक्चर के लिए जनरेट कर दे, उसकी जो बाइनरी फाइल कहते हैं ना, मशीन कोड को बाइनरी फाइल भी कहते हैं, और सोर्स कोड C का ही हो, लेकिन जो दूसरा कंपाइलर है उसको वो लाइनक्स के लिए और जो हार्डवेयर है वो समझें ARM आर्किटेक्चर है जैसे, ठीक है, तो उसके लिए वो जनरेट कर दे। तो पॉइंट ये है कि इसमें कंपाइलर मशीन स्पेसिफिक कोड जनरेट करता है। इसी में कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंदर ही एक और कैटेगरी है, उसमें काम यही है, लेकिन जैसे जावा और C# की मैं बात करने लगा हूँ। इसमें होता क्या है कि जो सोर्स कोड है ना, कंपाइलर फर्ज करें हम जावा की बात कर रहे हैं, तो जावा का सोर्स कोड जब हम कंपाइल करेंगे ना, तो वो मशीन कोड नहीं बनता। यानी कि देखिए यहाँ पे कंपाइलर जो कोड बना रहा है वो मशीन कोड बना रहा है, लेकिन जो C# और जावा का कोड है जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो ये एक जनरल पर्पस कोड जनरेट करता है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ठीक है। यानी कि कंपाइलर की जो आउटपुट है वो मशीन कोड नहीं होता, वो एक और लैंग्वेज में लिखा गया कोड होता है। उस लैंग्वेज का नाम जावा के केस में उसको बाइट कोड कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की C# की बात करें तो उसको कहते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो असल पॉइंट ये है कि कंपाइलर जो है इसमें इंटरमीडिएट लैंग्वेज जनरेट करता है, और इंटरमीडिएट लैंग्वेज जब हम उस कोड को किसी मशीन पे चलाते हैं तो उस मशीन पे हमने पहले ही एक कंपाइलर इंस्टॉल किया होता है, ठीक है। वो कंपाइलर क्या करता है, वो हमारे इंटरमीडिएट लैंग्वेज के कोड को मशीन के लिहाज से उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा, जैसे आपने देखा होगा बाद का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो कहते हैं जी आप जो है ना वो इसके ऊपर .NET जो फ्रेमवर्क है वो इंस्टॉल करें। तो .NET फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, एक्चुअली वो कंपाइलर है जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड के ऊपर या बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस तरह अगर जावा की बात करें तो जावा का जो प्रोग्राम चलाने के लिए हमें जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो जावा वर्चुअल मशीन एक्चुअली क्या करता है,
वो कंपाइल, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, उसे कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, कि जिट कहते हैं उसको। वो क्या करता क्या है, वो बाइट कोड लेता है और उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कोड को चला रहे हैं। अगर आप लाइनक्स के ऊपर फर्ज करें जेवीएम है आपकी, तो वो लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी हार्डवेयर है उसके मुताबिक उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। अगर आपकी जो जेवीएम है वो विंडोज़ की वाली है तो वो उसके मुताबिक कन्वर्ट करेगा। यानी कि कंपाइल्ड लैंग्वेज में असल बात ये है कि आपका जो कोड है ना, रन होने से पहले मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये रन करता है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली कंपाइल ही मशीन कोड में हो जाए फर्स्ट स्टेप में, या वो 2 स्टेप से गुजर के मशीन कोड में कन्वर्ट हो। इसके अगेंस्ट जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये जो जैसे कि PHP होगी, जावास्क्रिप्ट होगी, इसकी जो खूबसूरती है ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, वो ये है कि इसका जो सिंटैक्स है वो बड़ा आसान होता है और उसमें डेटा टाइप्स आमतौर पे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, इम्प्लिसिट होती हैं। यानी कि ये बनाई जाती हैं डेवलपर को या ह्यूमन को जहन में रख के। जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस हैं ये थोड़ी सी, इसका जो सिंटैक्स है वो ज़्यादा यानी कि स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं ये ज़्यादा ह्यूमन के मतलब करीब होती है। इसका जो सिंटैक्स है वो बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली किस्म का सिंटैक्स है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप लिख दें x इज इक्वल टू समथिंग, तो ये हो सकता है कि बिल्कुल आप PHP का या जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो। लेकिन अगर जावा की बात करें या सी की बात करें, आपको बताना पड़ता है जी डेटा टाइप क्या है, एक्स वेरिएबल की, बहुत सारी मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा ये कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं इसमें आपको कोड कंपाइल नहीं करना पड़ता, तो दैट मीन्स कि जो डेवलपर की प्रोडक्टिविटी है ना वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ज़्यादा हाई होती है। लेकिन हमें प्रोडक्टिविटी तो हम देखेंगे जब अगले लेक्चर से हम कोडिंग शुरू करेंगे। अभी बस आप ये समझें कि PHP का कोड चलता कैसे, आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए। देखें जो PHP का कोड है ना, वो एक सॉफ्टवेयर, जब हम PHP इंस्टॉल करते हैं ना तो एक्चुअली PHP इंटरप्रेटर इंस्टॉल होता है हमारे कंप्यूटर पे। PHP इंटरप्रेटर क्या चीज़ है? PHP इंटरप्रेटर यानी कि एक बाइनरी कोड है, यानी कि इंटरप्रेटर को कंपाइल किया होता है पहले से, जहाँ से हम डाउनलोड करते हैं उसको कंपाइल्ड फॉर्म में हम डाउनलोड कर रहे हैं जाहिर है, तो वो मशीन कोड होता है। इनके इंटरप्रेटर का जो बाइनरी या मशीन कोड हम हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है जब हम PHP इंस्टॉल करते हैं। तो ये इंटरप्रेटर है क्या? इंटरप्रेटर समझिए एक सॉफ्टवेयर है जो PHP के कोड को इंटरप्रेट करता है या उसको वैल्यूएट करता है या एग्जीक्यूट करता है। अब ये करता कैसे है? यानी कि हम इस इंटरप्रेटर के अंदर जो तमाम पॉसिबल PHP की इंस्ट्रक्शंस हो सकती है ना, उसका मशीन कोड इसके अंदर पहले से लिखा होता है। तो ये हमारे प्रोसेसर पे रन कर रहा होता है जब हम PHP का कोड चलाते हैं। तो जो सोर्स कोड है, जब हम वो प्रोसेसर पे उसको रन करते हैं या उसको पास करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये मशीन कोड जो इस प्रोसेसर पे चल रहा है ये देखता है कि अच्छा जी कौन सी इंस्ट्रक्शन आई, तो उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये देखता है उसका मशीन कोड क्या है, तो उस मशीन कोड को चला देता है। जाहिर है वो डाटा के जो पैरामीटर्स हैं वो यहीं से लेगा, लेकिन जो उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो मशीन कोड बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर का लूप है, तो फॉर का लूप का जो मशीन कोड है ये आपके सोर्स कोड को कंपाइल करके उस मशीन कोड को नहीं बनाता, इसके पास वो मशीन कोड पहले से बना होता है। तो ये आपके कोड से सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यूज को और डेटा को और पैरामीटर्स को आपके कोड से यूज करता है, और जो उसके अगेंस्ट जो मशीन कोड है वो इंटरप्रेटर में पहले से पड़ा होता है। तो ये लाइन बाय लाइन आपके कोड को इंटरप्रेट करता है और प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट कर देता है। तो यही वजह है कि जो PHP का कोड है, अभी आप कभी नहीं देखेंगे कि हम PHP का कोड लिख के जो है ना उसको कंपाइल कर रहे हैं और बाद में उसको रन कर रहे हैं। तो हमें PHP के कोड को कंपाइल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये एक कंपाइल्ड जो है कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है। तो इसके फ़ायदा भी इसका यही है कि भाई जाहिर है जो डेवलपर की प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है, उसको बार बार कोड कंपाइल नहीं करना पड़ता, वो बस कोड लिखता है और डायरेक्ट आके उसको फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो एग्जीक्यूट होकर अपनी जो आउटपुट है वो कोड उसको दिखा देता है। तो आपको बस लैंग्वेज के हवाले से इतनी फंडामेंटल सी बात का अंदाज़ा होना चाहिए ताकि जब हम कोड लिखें तो आपको पता हो कि ये कोड एक्चुअली चल कैसे रहा है, इंटरप्रेटर का रोल क्या है इसमें, इसके चलने में, जावा के चलने में और सी के चलने में क्या फ़र्क है। अगर आपने पहले उन लैंग्वेजेस में काम किया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ तो ठीक है, फिर ये आप पूरी डिस्कशन को इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सी में या जावा में काम किया हुआ है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि PHP का कोड उन लैंग्वेजेस से किस तरह मुख्तलिफ है, यानी कि एग्जीक्यूट या लाइफ साइकिल के हवाले से।
तो ये हमारा इस सेशन में बस ये दो बातें हमने करनी थी कि एक हमने थोड़ी स्कोप की बात करनी थी, डिमांड की बात करनी थी, यानी दूसरा हमने बात करनी थी कि जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये क्या होती है, इसका कोड किस तरह से चलता है। तो अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे जो है PHP की कोडिंग करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह।